हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन उसी को डिस्कस करते हैं। देखिए कमाल का डिस्कशन होगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जो नेमिंग है उसका एलिमेंट्री आइडिया भी मैं आपको दूंगा कि वो कहां से आया है। सुनना जी, हमारे पास चैप्टर है जी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ये चैप्टर का नाम है जी, ठीक है जी। एरीन्स होता है जी रिंग्स, रिंग वाले पार्ट, रिंग कैसे हेलोजन जुड़ा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे किसके साथ जी, जो हेलो एल्केन है, हेलो एरीन है, इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा हेलो। इसका मतलब है जी हेलोजन्स से। किससे है जी? हेलोजन्स। और हेलोजन्स आपको पता है किसको बोलते हैं? ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन बोलते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन ये पढ़ते हैं। फ्लोरीन फिर कल बाहर आई आंटी, ग्रुप नंबर 17। और इसको, इन सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जी एक्स से। एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, हेलोजन से, ग्रुप नंबर 17 है। इनमें से देखना जी, ढंग से सुनना। ये जो एटी है, एटी होता है एस्टेटाइन। एस्टेटाइन की रिएक्शन हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है? देखना जी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब है इसका न्यूक्लियस वो रेडिएशन छोड़ता है। और रेडिएशन अगर छोड़ेगा तो सिंपल लैब में, जो हम लैब में पढ़ते हैं 12th क्लास में, वहां पॉसिबल नहीं है कि इसकी रिएक्शन पढ़ सके। इसकी रिएक्शन को बड़ा ध्यान से करना होता है, इसके लिए स्पेशल रिएक्शन चैम्बर होते, वहां करनी होती, आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट ग्रेजुएशन में भी नहीं कर सकते। तो हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी अपने पास एल्केन। सिंपल है जी एल्केन। इसका क्या मतलब होता है? जहां कहीं भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या हो जी? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं एल्केन। और जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते हैं उसके पीछे लगाते हैं जी ANE। क्या लगाते हैं जी? ANE। और इसका एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, ये आपको पता होगा। अब ये जो जनरल फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, इनका क्या रोल है? क्या ये यूज होते हैं या यूजलेस है? आओ मैं बताता हूं, सारा मामला डिस्कस करेंगे जी। देखना जी, हम बोलते हैं जी जो एल्केन का फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+2। ये 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम एल्कीन पढ़ते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला कहते हैं CnH2n। उसके बाद हम कहते हैं एल्काइन, यानी कि CnH2n-2। अब ये मामला ठीक है जी। अब यहां पर क्या होता है, कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो, वहां सिंगल बॉन्ड है तो उसे एल्केन नाम देते हैं। अगर 2 कार्बन हो या 100 कार्बन हो, कहीं भी एक भी डबल बॉन्ड आया उसे हम नाम देते हैं एल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आया उसे हम नाम क्या देते हैं जी? एल्काइन। और ये इनके जनरल फॉर्मूले हैं। इन जनरल फॉर्मूले का क्या यूज होता है, इसी चीज का डिस्कशन करते हैं। मान लो कुछ देर के लिए हमें इन फॉर्मूलों का नहीं पता, हमें नॉलेज नहीं है, हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट्स सपोज वी हैव 3 कार्बन। 3 कार्बन हमने ले लिए जी, ये रहे 3 कार्बन। और हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है जी? 4 बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। 3 हाइड्रोजन लगते ही इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड लगते ही 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, इसके 4 बॉन्ड पूरे। इसमें 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन और लगा दूंगा और इसके कितने बॉन्ड पूरे हो जाएंगे? 4। यानी कि कार्बन की 2 प्रॉपर्टी हमने 10th में पढ़ी थी, कौन सी? एक टेट्रावेलेंसी और एक कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी मतलब हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, उसकी वैलेंसी 4 होती है। दूसरा कैटिनेशन मतलब उसकी एबिलिटी है लॉन्ग चेन बनाने की, कार्बन कार्बन मिलकर सबसे लंबी चेन बना सकता है periodic टेबल में से। ये था मामला। अब C के पीछे क्या लिखा हुआ है? N। यहां पर मैं टोटल देखूं तो देखो ना कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। तो मैं लिखूंगा C3H। H कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, H8। बिल्कुल फार्मूला बनेगा।
क्या इसको इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? आओ देखते हैं। यहां 3 है और यहां n है, तो मैं कह सकता हूं n इक्वल टू क्या 3, n की वैल्यू क्या रही होगी 3, तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं यहां बिल्कुल आराम से। तो देखो जी, यहां C3H n की वैल्यू 3 हो चुकी है और H 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्यों लिखा? शुरू में 2n लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2n, 2 की जगह तो 2, n की जगह हमने 3 लिखा। 3 दूनी 6 और हाइड्रोजन कितने हैं 8, क्या कर दूंगा +2। इसका मतलब CnH2n+2, ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट हो चुका है। यहां देख सकते हैं n की जगह हमने क्या रखा है 3, n की जगह हमने क्या रखा है 3, यानी कि ये फॉर्मूले में फिट हो गया। अब फिट हो गया तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसका नाम लिखूंगा, 1 कार्बन होता तो मैं मिथ बोलता, 2 कार्बन होते तो इथ बोलता, 3 होते मैं क्या बोलता प्रोप। लिख देता हूं जी, यहां पर मैंने लिख दिया क्या जी प्रोप, प्रोप लिख देता हूं इसकी जगह PROP। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दूंगा जी ANE, प्रोपेन लगा दूंगा। ये बन गया जिसका नाम, क्योंकि जहां कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो उसके पीछे ANE मैं लगा देता हूं। ठीक बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर मैं 3 कार्बन को ऐसे रखूं, इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं, इस फॉर्म को बोला जाता साइक्लिक फॉर्म। एक साइकिल की फॉर्मेशन हुई है। साइकिल मतलब इसमें आप ये नहीं बता सकते चेन यहां से शुरू है, यहां से यहां कहां से शुरू है, हर कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है। अब 4 बॉन्ड बनाएगा जी ये तो, और 4 बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन लगाओ, ये 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 बॉन्ड, इसमें फिर से 2 हाइड्रोजन लगाओ और हाइड्रोजन लगाते ही इसके भी 4 बॉन्ड पूरे, और यहां भी हाइड्रोजन लगाओ, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हैं। अब इसका क्या मतलब है भला? देखो यहां n की वैल्यू 3 है, हमें पता है, नहीं तो फॉर्मूला लिख लो। C कितना लग जाएगा 1 2 3 3, H कितना है जी, H है 1 2 3 4 5 6, H कितना है 6, N की वैल्यू 3 है, हमें नजर आई है क्योंकि C के बाद N लिखा जाता है। देखो C के बाद N और N3 यहां पर, यहां लिख सकता हूं C3H, उसके बाद क्या 2N, 2 इंटू 3, देखो 3 ये रहे, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन ये रहे। ओ माय गॉड, लफड़ा यहां हुआ। यहां पर जो मैं लिखता था +2, क्या लिखता था +2, उस +2 की जरूरत नहीं पड़ी। इस फॉर्मूले में तो +2 था लेकिन वहां नहीं है। मतलब आप इसे एल्केन तो नहीं कह सकते, एल्केन नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि एल्केन का फार्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, क्या है CnH2n+2 होना चाहिए था। एल्कीन का फार्मूला क्या है? एल्कीन का फार्मूला यही है, क्या CnH2n। आप देख सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं, ये तो क्या बन रहा है फिर एल्काइन बना, क्योंकि इसको तो आप क्या कर दोगे नेग्लेक्ट। फॉर्मूला तो यही है और यही है तो क्या है एल्कीन होना चाहिए, और एल्कीन होना चाहिए मतलब कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड। यहां लफड़ा फंसा, यहां फंस गए और यहां फंसे तो इसका एक जुगाड़ बिठाया गया। आईयूपीएसी ने कहा देखो 3 कार्बन है तो प्रोप तो है और सिंगल बॉन्ड है एन तो है, अगर ये है तो ये सिंपल क्या है एल्केन है। तो बोला ऐसे नहीं लिखेंगे, जो साइकिल की फॉर्म में है तो इसके नाम के आगे मैं लगा देता हूं क्या साइक्लो, क्या लगा देता हूं साइक्लो। और फिर देखो मिथ इथ प्रोप लिख दिया, प्रोप और सिंगल बॉन्ड है क्या लगा दूंगा एन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन इसका क्या मतलब है, ये जो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है ना इसकी वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन में चेंज आया है, और जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन में चेंज आया है उसी की वजह से हमें क्या वर्ड लगाना पड़ा साइक्लो। ये बात क्लियर है क्या? साइक्लो ऐसे ही नहीं आया, वो एल्केन के फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा था, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ा साइक्लो एल्केन। आप लिख सकते हैं 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन, 4 होते साइक्लो ब्यूटेन, 5 होते साइक्लो पेंटेन हो जाता। सिंपल सी बात है। अब चल लेते हैं थोड़ा सा और आगे। आगे क्या कहता है, अब डिफाइन करते हैं जो एल्कीन का फॉर्मूला है ना एल्कीन, उसमें क्या लफड़ा हुआ। एल्कीन वाले में क्या है, कुछ नहीं है, ढंग से सुनते जाओ।
ये कोई कोई बताता, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की, हर टीचर नहीं बता सकता। इनफैक्ट रेयर ही, रेयरेस्ट केस ही बता पाएंगे, क्योंकि नोट्स लेते हैं, छापते हैं, मरेंगे सारे। देखना जी, इसका फार्मूला होगा जी CnH2n, ये है फार्मूला एल्कीन का। और एल्कीन का रियल मतलब क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते टाइम मैं क्या लगा देता हूं पीछे? ENE। ये रिप्रेजेंट करता है कि एल्कीन है, यानी कि डबल बॉन्ड है। अब फिर से 3 कार्बन ले लो, ये लो जी, कहीं भी किसी भी कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगाओ, ये लो जी। अब यहां कितने बॉन्ड बने हैं इस कार्बन के? 2, तो 2 हाइड्रोजन और लो जी, लो जी। यहां 3 बॉन्ड बने हैं, चौथा बॉन्ड लो जी। यहां 1 बॉन्ड बना है, 3 हाइड्रोजन लगाओ, लो जी, हमने लगा दिया। अब इसका फॉर्मूला लिखो। C कितने हैं जी? C कितने हैं? यहां से देखिए आप, C कितने हैं? 1, 2 और 3। 3 कार्बन है, मैंने लिख दिए कार्बन 3। अब हाइड्रोजन काउंट करो, हाइड्रोजन कितने हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। H कितना है जी? 6 है, यानी कि C3H6 बना है ये, C3H6। N की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू फिर से 3 है। मुझे कैसे पता N की वैल्यू 3 है? देखो C के नीचे क्या लिखा है? N, तुरंत बाद N है, और तुरंत बाद C के नीचे क्या है? 3, तो N की वैल्यू कितनी है? 3। तो मैं रखता हूं यहां पर, देखो जी, C3H2 इंटू 3, 2N यही था, 2 रखा, N की जगह क्या रखा? 3 रखा। अब देखो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। कार्बन 3, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। C3H6, बिल्कुल सही बात है, यही फॉर्मूला था और यही आया है। हम कहां मना करते हैं, बिल्कुल मान जाएंगे हम भी आपकी बात। अब इधर देख लो, अगर मैं क्या करूं? डबल बॉन्ड ले लूं, 2 ले लूं डबल बॉन्ड, यानी कि ये कार्बन है और इनके बीच में इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी क्या करता हूं? डबल बॉन्ड। इधर देखना जी, इधर 2 बॉन्ड है, हाइड्रोजन 2 लगाने पड़ेंगे, ये लो जी। इधर 4 बॉन्ड पूरे हैं, इधर हाइड्रोजन और इधर क्या लगाने पड़ेंगे जी? 2 हाइड्रोजन और लगाने पड़ेंगे। अब देखना इसका मतलब क्या हुआ? C कितना? 1, 2, 3, C3H कितना? 1, 2, 3, 4, H बना है 4। N की वैल्यू आपको दिख रही होगी यहां से, N की वैल्यू 3 है। N की वैल्यू अगर 3 है तो फॉर्मूले में क्या लिखूंगा? C3H2 इंटू 3, क्योंकि 2 लिखूंगा और उसके बाद N की वैल्यू 3 लिखूंगा, यानी कि यहां से टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, लेकिन अपने पास कितने हैं? 4, यानी कि मामला हुआ गड़बड़, -2 करना पड़ेगा। और -2 जब आया है, यही फॉर्मूला एल्काइन का है, यही फॉर्मूला एल्काइन का है, CnH2n-2। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला एल्काइन का है, -2 वाला। और हमने किस में रिप्रेजेंट किया है? हमने लिखा है यहां पर एल्कीन ही तो है, 2 डबल बॉन्ड है, मतलब लफड़ा फिर से फंसा, लफड़ा फिर से फंसा। फिर से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऐसे नहीं लिख सकता। क्या लिखूंगा मैं? यहां पर लिखूंगा, कार्बन काउंट करूंगा। सबसे पहले देखो, कार्बन काउंट कर लो, कार्बन 1, 2, 3, 3 कार्बन है, तो मैं लिखूंगा मिथ इथ प्रोप। क्या लिखूंगा? प्रोप। और उसके बाद लिखूंगा कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 2 पे भी क्या है? डबल बॉन्ड। लिखूंगा 1, 2, उसके बाद डाई इन। क्या लिखूंगा? 1, 2 डाई इन। अच्छा, ये डाई इन जब आप लिखोगे ये फॉर्मूले में फिट तो नहीं बैठेगा, क्योंकि देखो देखो देखो, इस फॉर्मूले में इन तो तब आएगा ना भाई, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगे नहीं रहा। फॉर्मूला क्या बना अपना? देखो एल्काइन वाला फॉर्मूला बना है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज क्या है? यहां प्रोप के पीछे मैं क्या लगा दूंगा? ए लगा दूंगा, ये बन जाएगा प्रोपा। क्या बन जाएगा? प्रोपा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये रूल है जी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है रियल, ऐसे नहीं कि लफड़े करके ये याद करो, ये ना, वो बकवास चीजें हैं। हम ऐसी कुछ भी नहीं करेंगे, हम चीजें सीखेंगे,
हर चीज सीखेंगे। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं एल्काइन की, एल्काइन का क्या फार्मूला रहता है, तो C3O, यहां पर देखेंगे CnH2n-2, और एल्काइन है तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा पक्का, और नेम के पीछे मैं क्या लगा दूंगा, YNE। क्या लगाता हूं, YNE। देखो कार्बन ले लो, मान लिया 4, ये लो जी 4 कार्बन है, और यहां पे हमने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है लगा दिया। बाकी हाइड्रोजन लगाओ, यहां पर हाइड्रोजन 4 बॉन्ड पूरे, यहां पूरे हैं, 2 बॉन्ड है इस कार्बन के, 2 हाइड्रोजन और लगाओ, और यहां पर 3 हाइड्रोजन लगाओ, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ठीक बात है जी। अब कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। यहां कार्बन के तुरंत बाद n लिखा जाता है, कार्बन के तुरंत बाद नंबर 4 है, तो n की वैल्यू कितनी है जी, 4 है। कितनी वैल्यू है जी कार्बन की, यहां कार्बन रिप्रेजेंट क्या कर, n की वैल्यू है जी, n की वैल्यू आई है जी यहां पर क्या, 4। देखो C4H2 इंटू 2 के बाद क्या आता है, n आता है, माइनस क्या लिखो 2, 4 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, ये फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है। अगर रिप्रेजेंट करेगा तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखूंगा, देखो जी नेमिंग में बता देता हूं आपको, यहां से काउंट करूंगा 1 2 3 4, यहां से भी कर सकता था 1 2 3 4, बट IUPAC कहता जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जो भी हो उसको छोटे से छोटा नंबर दो, उसको प्रेफरेंस दो आप, ताकि आपका रिएक्शन करते टाइम ध्यान रहे। तो इधर से प्रेफरेंस दूंगा, छोटे छोटा नंबर क्या है 1, तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट लिखूंगा, ब्यूट 1 पोजीशन, फिर लिखूंगा आइन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आइन, या फिर इसको आगे लिख सकते हैं 1 को 1 ब्यूटाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों मामले सही है, दोनों सही है जी। ठीक है जी। देखो अगर ज्यादातर बुकों में पढ़ोगे, ज्यादातर बुकों में ये दिखेगा, लेकिन सही ज्यादातर ये वाला है। क्यों, क्योंकि दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाते, फिर कैसे लिख दे 1 2 डाई ब्यूटा, ये मामला लफड़ा होता, ये गलत होता, ये गलत होता। इसलिए आप ऊपर वाला प्रेफरेंस में लें हमेशा। अगर कार्बन मैंने फिर से लिए हैं 4, ये लो जी 4 कार्बन, यहां एक ट्रिपल बॉन्ड था, अब की बार मैं ट्रिपल बॉन्ड 2 लूंगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड, यहां ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड 2 आए तो हाइड्रोजन देखो, इसके 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन ये रहा, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट, यहां हाइड्रोजन 1 और रहा। अब इसका फार्मूला क्या रहा होगा वो देख लो, C4H कितने हैं, केवल 2, n की वैल्यू ये रही, n है जी 4, तो यहां लिखूंगा क्या जी, C4H 2 इंटू 4 माइनस कितना, 4 दूनी 8, और यहां कितना है, यहां है 2, लेकिन 2 तो तब आएगा तब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा, यानी कि CnH, देखो जो 4 है उसकी जगह n रखो बस, 2n माइनस क्या हुआ 6, और -6 नहीं, अपना जो फॉर्मूला है उसमें क्या है -2 है, मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, है एल्काइन, फॉर्मूला नहीं लग रहा, इसलिए इसके नोमेनक्लेचर में कुछ लफड़ा आएगा। क्या लफड़ा आएगा, मैं लिखूंगा, नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4, छोटे छोटा नंबर 1 है और क्या है 3 है, तो 4 कार्बन मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो क्या लिखूंगा ब्यूट लिखा है, पोजीशन 1 और कौन सी 3 1 3 डाई आइन लिखूंगा, क्या लिखूंगा डाई आइन, लेकिन ये एग्जैक्टली फिट नहीं बैठा था फॉर्मूला, तो ब्यूट की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्यूटा, क्या करना पड़ेगा ब्यूटा। आई थिंक ये थोड़ा सा नोमेनक्लेचर आपको आया होगा, ब्यूटा 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 प्रोप कैसे लिखे हैं और साइक्लिक फॉर्म कहां से आई है।
ये था थोड़ा सा रफली मामला। मैं ये नहीं कहता नोमेनक्लेचर नहीं करूंगा, पूरा नोमेनक्लेचर करवाऊंगा, लेकिन जब मैकेनिज्म करवाऊंगा, मैकेनिज्म के बाद जब कन्वर्जन आएंगे, एक एक का नाम बताऊंगा, एक एक के रूल भी साथ में बताऊंगा, वहां क्लियर हो जाएगा। इतना ज्यादा टाइम हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब देखते हैं जी, अब अपने पास रिएक्शन है जी, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सुनना जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या कहती है रिएक्शन? देखना जी क्या होती है, क्या मतलब होता है इसका। देखो, आपने एक रिएक्शन देखी है, कौन सी रिएक्शन देखी है? देखो जी, जैसे सबको ही पता है CuSO4 में मैं एक क्या डाल दूं, जिंक डाल दूं, तो क्या हो जाएगा, यहां ये जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि इसकी जगह क्या जाएगा, कॉपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ZnSO4 प्लस क्या, Cu प्लस क्या बन जाएगा, Cu। इसमें किया क्या है, इसमें कुछ खास नहीं किया, इस कॉपर को और इस जिंक को एक्सचेंज किया है, चेंज किया, रिप्लेस कहते हैं इसे, रिप्लेस कर दिया है, और इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नाम मैं बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जी, ठीक है जी। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी पे उतरते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो मेटल के साथ हो सकती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। वो क्या हो सकती है, नॉन मेटल के साथ डिस्प्लेसमेंट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। क्या वो मेटलॉइड्स के साथ, एलॉय के साथ कर सकती है? मेटलॉइड्स के साथ कर सकती है, एलॉय के साथ पढ़ती तो नाम बदल जाता है उसका, ठीक है, तो नाम बदल के हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन कौन सी, एक मेटल ने दूसरी मेटल को बदला, तो ये है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मेटल ने दूसरी मेटल को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। एक की जगह हमने इसकी जगह, इस कॉपर की जगह इस जिंक को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। इसी को सब्स्टिट्यूट करना बोलते हैं। जैसे देखो यहां पर 4 था, यहां पर 4 था, और यहां पर देखो n रख दिया। देखो पीछे हमने रख के भी दिखाया था, कहां पे, यहां 3 ये n की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी थी, n की जगह रखी थी। यहां पे देखो फिर से C3 और यहां 3 इन की जगह n रखा है। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। मैथ में बोलते होगे आप, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करो, मतलब बदलो, उसकी जगह ये रखो। प्लेयर भी सब्स्टिट्यूट किया जाता है, इसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट करो, इसको बदलो। अब इसका क्या मतलब है, यहां बदलने का क्या मतलब है, देखो जी, इस बदलने का क्या मतलब होता है, अभी देख लेते हैं। देखो जी, ये मामला था थोड़ा सा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बदलेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बिल्कुल बताऊंगा जी। ऐसी स्पीशीज जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ क्या हो सकती है, वो हो सकती है लोन पेयर की फॉर्म में, लोन पेयर हो सकते हैं। वो हो सकता है नेगेटिव चार्ज, हो सकता है नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में हो सकता है। वो होता है जैसे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड जैसे किस में होता है, जैसे एल्कीन देखी होगी आपने, एल्कीन में पाई बॉन्ड हो सकता है। या आपने एल्काइन देखी होगी, एल्काइन में पाई बॉन्ड हो सकता है। या फिर कोई एरोमेटिक रिंग रही होगी, एरोमेटिक रिंग में भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। यह है जी एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट हुआ करती है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिए घूमते हैं अपने पास, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिए घूमेंगे, इसका मतलब देख लो, इसका मतलब देख लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिए घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, देखो इधर एक कार्बन है और उसके कुछ बॉन्ड बने हुए हैं। यहां पर मान लो क्लोरीन, यहां पर मान लो हाइड्रोजन, और यहां पर मान लो हाइड्रोजन। एक न्यूक्लियोफाइल आया यहां पर, क्या आया है जी, यहां पर आया है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा यहां पर, किस पे मारेगा, कैसे अटैक मारेगा, उस अटैक की चर्चा करते हैं। देखो इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, इस क्लोरीन पे कैसा चार्ज है, इस क्लोरीन पे पार्शियल माइनस और इस पे पार्शियल कैसा है, प्लस है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है,
ये अटैक मारेगा किस पे? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में अटैक मार देगा। और जैसे ही अटैक मारेगा, ये क्या हो सकता है? ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल जाएगा। एक न्यूक्लियोफाइल से दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बदलना, सब्स्टिट्यूट करना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। कैसे? देखो, जब ये बनेगा कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यानी कि ये 3 हाइड्रोजन रहेंगे एज इट इज, और यहां पर क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और यहां बाहर निकल जाएगा क्या? Cl माइनस। क्या निकल जाएगा? Cl माइनस। अब सुनना ढंग से, इस क्लोरीन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मारने आया, इस पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव था। एक नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज से दूसरी नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज एलिमिनेट होगी, बाहर होगी, डिस्प्लेस होगी, रिप्लेस होगी, कुछ भी बोलो आप, और उस को नाम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर कर देता है, उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यह था मामला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब सुनो, अब जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2। कैसे होती है? देखो, एक तो होगी SN1 एंड एक होगी SN2। अब सुनना, ये 2 तो हम बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक टाइप है। रियल में कितने होते हैं? 5 के इनफैक्ट 6 पढ़ लेते हैं, एक के 2 टाइप बना लेते हैं, टोटल 6 होते हैं, लेकिन हम यहां क्या पढ़ते हैं? 2। अब देखना, जो ये SN1 है, जो ये SN1 है, ये क्या है? इसे बोला जाता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख देते हैं जी यहां पर रिएक्शन। और यहां पर जो SN2 है, इसका मतलब क्या है? बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो 1 लिखा है, ये जो 2 लिखा है, ये होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मतलब क्या? ये एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। एक फैक्टर 2 फैक्टर का मतलब क्या है, पहले वो जानेंगे। जैसे अपने पास कोई रिएक्शन आई है, इसको फिर से छोटा कर लेते हैं और इसको लिए चलते हैं कोने की तरफ। और अब देखना, SN1 क्या है, SN2 क्या है। यहां मैं जिक्र करूंगा SN1 का, और इस साइड यहां मैं जिक्र कर दूंगा SN2 का। अब क्या डिफरेंस है देखना। अब सिंपल एग्जांपल लेते, बिल्कुल सिंपलेस्ट समझने के लिए, खूब सवाल करेंगे इनके। देखो, ये कार्बन, यहां पर एक CH3 ग्रुप, यहां पर एक CH3 ग्रुप, और यहां पर एक CH3 ग्रुप, और यहां पर क्या है? कोई भी क्लोरीन, और यहां पर कोई भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। यहां पर कोई भी हेलोजन हम लेंगे, ठीक है। हेलोजन मैं X लिख देता हूं यहां पर। NCERT केवल क्लोरीन लेगी, लेकिन हम कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। और हेलोजन जब लेंगे, उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? उनकी रिएक्टिविटी अलग होगी। जैसे हम HX लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन हम नहीं लेंगे, तो इसकी जगह और इसकी रिएक्टिविटी का भी जिक्र करेंगे, ठीक है जी। किसकी रिएक्टिव ज्यादा होगी, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वो भी डिस्कस करेंगे। अब इस हेलोजन पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा, पार्शियल माइनस, और इस पे कैसा चार्ज? पार्शियल प्लस। अब जब इस पे पार्शियल प्लस आया है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक मारेगा, समझ में आई? और फिर क्या चला जाएगा बाहर? ये हेलोजन बाहर चला जाएगा। एक बात, ऐसे अटैक नहीं मारेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक क्राउडिंग होगी, बताऊंगा कैसे मारेगा। अब देखो कैसे अटैक नहीं मारेगा ये। अगर मैं इधर देखूं, इधर के केस में जैसे C हेलोजन, H और यहां से क्या आया? H। अटैक मारने के लिए क्या आया? कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया,
और कोई भी जब न्यूक्लियोफाइल आएगा वो यहां पर पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस डेवलप करवाएगा ये बॉन्ड इस हैलोजन की वजह से। अब ये अटैक मारेगा यहां पर, और जैसे ही अटैक मारेगा वैसे ही हैलोजन बाहर चला जाएगा। इसे बोला जाता है कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है? इधर लिखता हूं कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है कंसर्टेड मैकेनिज्म का? ये भी लिख देता हूं आपके सामने, नोट्स बन जाएंगे आपके। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट वन टाइम। एक ही टाइम पर बॉन्ड का टूटना और बनना क्या कहलाता है? कंसर्टेड मैकेनिज्म। जैसे ही अटैक मारेगा वैसे ही टूटेगा। अब यही तो लफड़ा है, इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, यही समझनी है। और हमें कैसे पता लगेगा इसमें पहले में साथ में बॉन्ड तोड़वाऊं या बाद में बॉन्ड तोड़ूं? यही तो कमाल की चीज है, यही तो पढ़ना है। देखो अब इसका लफड़ा क्या रहेगा, इसमें यह रहेगा जैसे यह अटैक नहीं मार पाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है? देखो अगर मैं यहां पर एक कार्बन लिखूं, यहां पर क्या लिखूं? हैलोजन लिखूं, और यहां पर मैं क्या लिखता हूं? यहां पर मैं लिखता हूं CH3। देखना जी, ये ग्रुप है, यहां पर C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर क्या H। दूसरा कार्बन अनदर कलर, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां फिर से कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आपको दिख रहा होगा यहां से ये बल्कि ग्रुप है। ये देखो बल्कि ग्रुप मतलब बड़े बड़े ग्रुप हैं। देखो ये ग्रुप कितना बड़ा है, देखो यहां से आपको दिख रहा होगा ये ग्रुप कितना बड़ा और ये ग्रुप कितना बड़ा, और यहां दिख रहा होगा ये ग्रुप कितना बड़ा। ये जो मिथाइल लगे CH3, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक मारने आए, न्यूक्लियोफाइल अटैक मारने आए, देखो इस पे पार्शियल माइनस और इस पे पार्शियल क्या है प्लस। अटैक मारने कहां से आएगा? आ ही नहीं पाएगा, अटैक मारने नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। कैसे? देखो कैसे, देखो कैसे, देखो देखो जी, देखो ये फॉर्मेशन है जी टेट्राहेड्रल, कार्बन टेट्राहेड्रल होता आपको पता है। देखो 3 बॉन्ड नीचे की तरफ ये रहे, ठीक है, और एक बॉन्ड मैं लगा दूं ये ऊपर की तरफ। आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन में? आपको दिख रहा है क्या? अब दिख रहा होगा ये ब्लैक कलर वाला। अब देखो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है स्क्रीन में आपको। देखो ये जो ग्रुप है ऊपर की तरफ, ये ग्रुप है जी कौन सा? हैलोजन। कौन सा है जी? ये हैलोजन लिखा हुआ है, ये वाला, ये हैलोजन। इस पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इस पे लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। तो कोई न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक नहीं मार पाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब उसको अटैक मारने के लिए नीचे से आना पड़ेगा, लेकिन ये ग्रुप, ये छोटे छोटे ग्रुप नहीं है, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप है। उसको अटैक मारने के लिए जगह मिलेगी नहीं ऊपर से, और यहां से आ ही नहीं सकता क्योंकि एटम स्फेरिकल होते, गोल होते हैं। कभी ये सोचो यहीं से नहीं, एटम तो गोल है रे, एटम गोल होते सारे, और यहां से अटैक नहीं मार पाएगा। और नीचे 3 क्या है? बल्कि ग्रुप है, अटैक नहीं मार पाएगा। लेकिन इस केस में क्या है? ये क्या है? हैलोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, छोटे छोटे ग्रुप हैं, छोटे छोटे ग्रुप हैं। मैं दिखाता हूं, एक पेन और ले आता हूं। ये दिख रहा है क्या? हाँ ये दिख रहा सही। ये है, ऊपर से अटैक मार नहीं सकता, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल आएगा यहां से अटैक मारेगा, और जैसे ही अटैक मारेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, अब इन बॉन्डों के बीच में रिपल्सन होगा। ये बॉन्ड थोड़ा सा ऊपर, ये बॉन्ड थोड़ा सा ऊपर, और ये बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ऊपर। ऐसा करते करते ये बॉन्ड और ऊपर, और ये बॉन्ड और ऊपर, और ऐसा करते करते 3 बॉन्ड आ जाएंगे ऊपर,
3 बॉन्ड आ जाएंगे ऊपर और 1 बॉन्ड आ जाएगा नीचे। ये कॉन्फ़िगरेशन उलट गई, पलट गई, बदल गई, उल्टी हो गई, चेंज हो गई। समझ में आई? ये कॉन्फ़िगरेशन थी कैसे? पहले ऐसे थी, 1 बॉन्ड ऊपर और 3 बॉन्ड नीचे, लेकिन अटैक करने के बाद 1 बॉन्ड ऊपर और 1 बॉन्ड नीचे और 3 बॉन्ड ऊपर। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? चेंज हो गई, इन्वर्ट हो गई, उल्टी हो गई। इसी को नाम दिया जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं जिसको? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन उलट गई। एग्जाम्पल क्या है इसका? आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में आपको एक छतरी का एग्जाम्पल मिलेगा। छत्ता, जो छतरी बारिश में यूज करते हैं, वो क्या होती है? आपके पास छतरी है ये, और हवा नीचे से आई, वो छतरी जो नीचे की तरफ थी वो ऊपर की तरफ चली जाती है, वो पलट जाती है, छतरी उल्टी हो जाती है। उसे कहते हैं इन्वर्ट होना। और इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और यह ध्यान रखना है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN2 में हुआ करता है। किस में हुआ करता है? SN2 में, SN1 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। ये अटैक नहीं हुआ यहां पर, क्यों नहीं हुआ फिर से देखते हैं। यहां पर कोई भी था कार्बन, यहां पर हैलोजन था, यहां पर बल्कि ग्रुप थे CH3 CH3 CH3, और इस एरो पे कोई भी क्या आया था? न्यूक्लियोफाइल आया था। ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? ये ग्रुप है, बल्कि बड़े बड़े ग्रुप हैं, और इस पे लोन पेयर है 3, तो ये रिपेल करेगा और उधर से आ नहीं पाता, जगह नहीं मिलती, और जगह नहीं मिलती तो इसी को कहते हैं स्टीरिक क्राउडिंग। क्या? स्टीरिक क्राउडिंग। अब देखो, जितनी ज्यादा यहां क्राउडिंग है, अटैक मारने के लिए जगह नहीं मिल रही। अटैक मारने के लिए मतलब देखो, ये कार्बन है, ये हैलोजन है, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा यहां से तो अटैक मार नहीं पाएगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, ऐसे बीच में से घुस नहीं पाएगा, क्योंकि जो ये हिंड्रेंस करेंगे, ये कार्बन ये हिंड्रेंस करेंगे, हिंडर लगाएंगे, घुसने ही नहीं देंगे। क्राउडिंग ज्यादा है, मोटे मोटे ग्रुप हैं। ऊपर से अगर ये ऊपर से आना चाहे, ऊपर से वैसे नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस पे लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। तो अब कैसे अटैक करेगा? उसी अटैक को समझाने के लिए हम फिर से चलते हैं, देखना क्या होगा। सबसे पहले इसमें यहां पार्शियल माइनस और यहां पार्शियल प्लस आएगा। इनमें से पहले बॉन्ड टूटेगा। किसका? ये हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा, और हैलोजन का बॉन्ड जब टूटेगा, यहां पर क्या जाएगा? ये कार्बन, ये रहा कार्बन, और जो 3 थे ये CH3 के 3 ग्रुप आएंगे, और ये जो गया है हैलोजन, ये हैलोजन, इस पे माइनस, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। जब इस पे प्लस चार्ज आ चुका है, अब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो इस पे डायरेक्ट अटैक मार जाएगा, और अटैक मारते ही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? 1 कार्बन, 3 CH3 ग्रुप, और 1 क्या? न्यूक्लियोफाइल। कहीं न्यूक्लियोफाइल लगाओ, कहीं CH3 ग्रुप लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मैं बताता हूं, देखना जी। फिर से पेन लेने पड़ेंगे। कहां रख दिए मैंने वो? ये रहे। देखो जी, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देता हूं फिर से, आपको दिखेगी। क्या आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, देखना जी। ठीक है। और इस पे ये एक पेन और है, हरा पेन, ये दिख रहा होगा। क्या आपको विजिबल है? अब विजिबल है आपको बॉन्ड, शायद ये दिख रहे हैं, इसमें बिल्कुल दिख रहे हैं। अब दिख रहे हैं। देखो, जब ये पहले बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया, देखो ये बॉन्ड टूटने के बाद इस कार्बन पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव, और पॉजिटिव आते ही ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे? प्लेनर हो जाएंगे, एक प्लेन में चले जाएंगे। क्यों चले जाते हैं? देखना,
जब ये ऐसे था, इनके बीच में बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री का। कितना था यहां पर बॉन्ड? 109 डिग्री 28 मिनट जो आप कहते हो, 109 डिग्री मान लो अप्रोक्सीमेटली। और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटते ही ये रिपल्सन को कम करना चाहेंगे, ये दूर दूर चले जाएंगे, ना तो ऊपर जा सकते, ऊपर जाते ही फिर से बॉन्ड यहां आ जाएंगे, और यहां आते ही इनके बीच का बॉन्ड एंगल बताओ कितना हो जाएगा। अब बॉन्ड एंगल बताओ कितना हो जाएगा। देखो ये एक गोला है और एक गोला एक स्फीयर, उसमें बॉन्ड एंगल 360 होता है, तो इसके बीच में 120, इसके बीच में 120 और 120 हो जाएगा। 109 से कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। और बॉन्ड एंगल जब बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। शायद आपको ये बात समझ में आई है ये बॉन्ड क्यों टूटा है और कैसे हुआ है। जब ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, 3 बॉन्ड, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, अब न्यूक्लियोफाइल की इच्छा नीचे से अटैक करे, उसकी इच्छा ऊपर से अटैक करे, वो कहीं से अटैक कर सकता है। इसलिए इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक बात है जी, इन्वर्ट कर ही नहीं सकते। अब ये प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट किस चीज पे बना है? जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना फास्ट बनेगा, यानी कि ये डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जितनी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। अब पीछे देखो, पीछे इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ था, क्या इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे? ना, उसी टाइम पे बॉन्ड अटैक मारेगा और उसी टाइम पे बाहर चला जाएगा। इसको अटैक मारने के लिए क्या चाहिए? ये ग्रुप छोटे छोटे चाहिए, ये छोटे छोटे ग्रुप होंगे उतना अटैक जल्दी होगा। और जब ये ग्रुप बड़े बड़े हो जाएंगे, बल्कि हो जाएंगे, अभी बताया था बल्कि ग्रुप स्टीरिक क्राउडिंग, क्या हो जाएगी? स्टीरिक क्राउडिंग। ठीक है जी, या फिर इसी को स्टीरिक हिंड्रेंस नाम से भी जानते हैं। स्टीरिक हिंड्रेंस बोलो या स्टीरिक क्राउडिंग बोलो। हिंडर मतलब दिक्कत पैदा करना, हिंड्रेंस पैदा करना। जैसे आप रास्ते में से जा रहे हो, कोई बीच में आपके आ रहा है तो वो हिंड्रेंस है आपके लिए, चाहे कुत्ता है, बंदर है, चाहे कुछ भी है। ठीक है जी, ये स्टीरिक क्राउडिंग या स्टीरिक हिंड्रेंस आप इसे नाम दे सकते हैं। ये था रफली आइडिया सा। कैसे पता लगेगा आपको SN1 है, कैसे पता लगेगा आपको SN2 है? SN1 SN2 डिपेंड करती किस पे? स्टीरिक क्राउडिंग पे। और SN1 में हम क्या चेक कर लेंगे? SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब इसे SN2 क्यों कहा गया? देखो ये डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो, अटैक करने वाला क्या हो? अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो अटैक जल्दी कर पाएगा, और अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही जल्दी ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला न्यूक्लियोफाइल पे और दूसरा जो बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूट के जो जाएगा उसे नाम क्या देंगे? आओ देखो जी, ये कार्बन और ये हेलोजन है और यहां 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये बॉन्ड टूट के जा रहा है, मान लो CH3 प्लस और यहां पर हेलोजन बन गया। ठीक है जी, तो ये जो गया है इसी को कहते हैं लिविंग ग्रुप। ये ग्रुप थोड़ा बल्कि लगा लेना, जैसे CH3 और यहां H लगा लेना। सेम CH3 और यहां पर क्या? CH3। ये जो गया है इसी को कहते हैं लिविंग ग्रुप। क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप। जो बॉन्ड टूटा है, जो छोड़ के गया है, उसे कहते हैं लिविंग ग्रुप। और जो अटैक मारने आया है उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 क्यों बोला? SN2 इसलिए बोला, इसकी रेट 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। के लगाऊंगा डायरेक्टली हटाने के लिए, किस पे? पहली बात सबस्ट्रेट पे। किस पे? सबस्ट्रेट पे। या किस पे? न्यूक्लियोफाइल पे। किस पे? न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर 1-1 लिख सकते हैं, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक बात है।
और यहां हमने क्या देखा है, यहां हमने क्या देखा है जिसमें इसमें केवल एक फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? ये बॉन्ड कितनी जल्दी टूटेगा तभी अटैक मारेगा। इसमें देखो ये न्यूक्लियोफाइल, हाँ इसमें ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक मार रहा है। कब? जब इस पे कैसा चार्ज आया है? पॉजिटिव। यहां नहीं, कहां मार रहा है अटैक? कहां अटैक था वो, कहां गया वो पेज? हाँ इसमें देखो, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, न्यूक्लियोफाइल कैसे होता? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी होता, अटैक तो तभी करता क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, अट्रैक्टिव फोर्स तो लगती। तो इस फैक्टर पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये डिपेंड करता केवल एक फैक्टर पे। क्या? लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी अगर स्ट्रोंग है, जल्दी लीव करके जाएगा, जल्दी छोड़ेगा, तो वही रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। इसीलिए एक फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं SN1। क्या कहते हैं? SN1। अब देखते हैं कैसे बताओगे SN2 फास्ट है, SN1। अब देखो एक चीज ये ध्यान रखो आप लोगों को ये चीज देखनी है हमेशा, जो SN2 है वो स्टीरिक क्राउडिंग पे डिपेंड कर रहा है, जो SN1 है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? देखो देखो ये डिपेंड कर रहा है एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। स्टेबिलिटी मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस थी, स्टीरिक क्राउडिंग थी, तभी इस पे अटैक नहीं हो पा रहा था। SN1 में क्या चेक करेंगे आप? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक, बस खत्म, यही था मामला। देखो अगर मेरे पास एक तो ये है CH3 यहां CH3, यहां पर क्या है? हेलोजन। अटैक करेगा इस पे कौन? न्यूक्लियोफाइल। ये क्वेश्चन है आपके लिए, कौन किस चीज का ऑर्डर बताना है? आपको SN1 का ऑर्डर बताना है। और दूसरा इसके साथ है ये पार्ट ए, ये पार्ट बी। बी पार्ट में क्या है? कार्बन, हेलोजन सेम, CH3 यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर CX, CH3H, यहां पर लिखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन। अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, अटैक सब पे न्यूक्लियोफाइल करेगा सेम। किसका ऑर्डर फास्ट होगा? किसके अकॉर्डिंग? SN1। वेरी सिंपल। इसमें चेक क्या करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम चेक कर लेंगे। कैसे? इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ो, हेलोजन पे माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? इस कार्बन पे प्लस चार्ज और 3 कैसे ग्रुप? CH3 और यहां फिर से क्या? CH3। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उससे कनेक्टेड कितने कार्बन हैं? 3। ये अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं? 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है। और यहां पर देखेंगे बॉन्ड टूटेगा तो यहां देखो कार्बन प्लस चार्ज, यहां क्या? एक CH3 ग्रुप यहां लगा दो, एक CH3 ग्रुप यहां और एक हाइड्रोजन यहां। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां पर देखने को मिले हैं। और यहां पर बॉन्ड तोड़ो, इस पे कार्बन प्लस चार्ज, इधर क्या है? CH3 हाइड्रोजन और यहां पर क्या है? हाइड्रोजन, केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा, किसमें? ए में, उसी की SN1 की रेट फास्ट। SN1 की जो रेट होगी वो मैं कैसे लिखूंगा? ऑर्डर ऑफ SN1 किसके ज्यादा? ए के, तो सबसे फास्ट ए में, उसके बाद बी में, उसके बाद किसमें? सी में। ये था रेट का मामला। सवाल और भी करेंगे। ये स्टेबिलिटी केवल मैंने अल्फा हाइड्रोजन से बताई है। कॉन्सेप्ट लगा है जी हाइपर कंजुगेशन का। किसका लगा है?
हाइपर कंजुगेशन का। क्या केवल हाइपर कंजुगेशन लगेगा? ना ना ना, नारायण नारायण, ये नहीं लगेगा। कौन कौन से लग सकते हैं? देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा, सबसे पहले नंबर पे चेक करेंगे, वो होगा मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक भी दो टाइप के हैं, एक प्लस एम और एक माइनस एम। ये चेक करूंगा मैं, प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं इसे। प्लस एम इफेक्ट ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। उसके बाद क्या? उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड है, वो स्टेबल होगा, एरोमेटिसिटी कह सकते हैं आप। तीसरा कह सकते हैं आप क्या हो? रेजोनेंस है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। चौथा क्या स्टेबल होगा? उसमें हाइपर कंजुगेशन है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। आप कह सकते हैं फैक्टर नंबर 4 हाइपर कंजुगेशन। और फैक्टर नंबर 5 वेरी टूचा इफेक्ट, दैट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आप उसे कहेंगे। ये फैक्टर हम चेक करेंगे। ये था एक रफली आइडिया, एक एलिमेंट्री आइडिया कि हम चैप्टर शुरू करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जितने ज़्यादा ऐसे करेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, फिर मैं और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पीरियड में, तब तक के लिए